संभव ही नहीं है कि कोई आदमी खुद से अपनी आत्महत्या कर ले, खुद से अपनी गला दबा दे। क्या है अभी सोचिए, जैसे कि कोई आदमी कहता है कि मैं आज अपनी गला को दबा दूंगा। आपने दोनों हाथ को क्या किया, जितने भी मांसपेशी हैं, मांसपेशी ये जो हाथ काम कर रहे हैं आपकी इच्छा से कि आपकी अनिच्छा से काम कर रहे हैं? आपकी इच्छा से। आपने क्या किया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसको ऑर्डर दिया कि गला को दबाओ, ये गला को दबाना पड़ा, जोर से दबाया गला को, कुछ देर तक दबा हुआ रहा है, ये अपना काम कर रहा है। आदमी पूरा रिजिड हो गया कि आज तो मैं गला दबा करके ही रहूंगा, ये पूरा गला दबाते जा रहा है, दबाते जा रहा है। लेकिन क्या सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर में सांस चलती है? क्या फेफड़ा जो काम करते हैं, जो सांस आप लेते छोड़ते हैं, क्या वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होता है? नहीं होता है। वो किसके अंदर आता है? अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो जैसे ही आप गला को दबाइएगा, अब क्या होगा, जो इधर मेडुला ऑब्लंगोटा है उसको सांस लेने में दिक्कत होगी और वो चिल्लाएगा, ये क्या कर रहे हो, अपने काम रखो, मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो। कहा कि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, तुमको हस्तक्षेप कहां से कर रहा हूं? मैंने हाथ को ऑर्डर दिया कि गला को दबा रहे हैं। बोला तुम गला को दबा रहे हो, लेकिन जो सांस मैं ले रहा हूं उसको भी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। दोनों में झगड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों में झगड़ा होगा, अब यहां पर दूसरा व्यक्ति आएगा, हाइपोथैलेमस, पूछेगा क्यों झगड़ा है, किस बात की झगड़ा है? तो ये जाकर के कहेगा कि देखिए ये व्यक्ति मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ये बार बार है कि हमको अवरुद्ध कर रहा है। ये बोला मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो मांसपेशी को आदेश दिया हूं कि बस गला को दबा दो। ये कहेगा, ये चेक करेगा कि मनुष्य के लिए सही है कि गलत है। दोनों को क्या करेगा, क्या तुम दोनों साइड हो, अब पूरा मैटर को हम हैंडल करेंगे। ये हाइपोथैलेमस कहेगा कि हम पूरा मैटर को अब हम अकेले हैंडल करेंगे। और आदमी को क्या करेगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस चेक करेगा, अरे अगर गला को दबा देते हैं इस व्यक्ति की मौत हो सकती है, झटके से सेरिब्रल हेमिस्फीयर का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा और हाथ झटके से आपका खुल जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर यह कह दे कि मैं अपना गला खुद से दबा सकता हूं, ये असंभव है, वो दबा ही नहीं सकता। इसलिए कोई अगर धमकी भी दे फोन उन पे कि मैं अपना देखो गला दबा रहा हूं, उसको बोलिए मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तुम जल्दी से गला दबाओ ताकि मैं तुम्हारा वीडियो को अपलोड करूंगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, जितने भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करता है। कुछ ऐच्छिक क्रियाओं को कुछ हद तक कंट्रोल करता है, कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को कुछ हद तक कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग भूख लगना देखे थे, भूख जो लगती है ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। आपकी इच्छा से भूख नहीं लगती है। भूख को जब लगना होता है, जब उसमें देखे थे ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा था 100 mg से प्रति 100 ml ब्लड में, तो उस कंडीशन में कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन शुरू हो गया था। मतलब पेट की मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन शुरू हुए थे। इस वजह से आपको आभास आई थी कि हमें भूख लगी है। तो ये कुछ हद तक भूख को कुछ हद तक रोक सकते हैं। क्रोध को बताइए, क्रोध को कुछ हद तक रोक पाइएगा कि नहीं रोक पाइएगा? क्रोध आते ही 2-4 झापड़ दे दीजिएगा किसी को? नहीं, कुछ हद तक रोक सकते हैं। उसके बाद है कि गुस्सा को, टेम्परेचर को, फिर उसके बाद है कि भूख को, प्यास को, ईर्ष्या को, तितिक्षा को, इच्छा को, जिज्ञासा को, अभिलाषा को, प्रेम को, श्राप को, जितना भी चीज होता है, मनुष्य के जितने भी फीलिंग होते हैं, उन सारे फीलिंग को क्या कर सकते हैं? अगर पूछा जाए कि फीलिंग किसके अंदर होती है, इमोशंस किसके अंदर होता है, तो मस्तिष्क के अंदर होता है। लेकिन लोग क्या बताते हैं, ये व्यक्ति दिल से नहीं सोचता है। लोगों ने दिल को गलत रूप से इस्तेमाल किया है। कहता है कि दिल में अरे वो तो ब्लड को 250 ग्राम ब्लड को रखने की काबिलियत है उसके अंदर, वो मात्र इतने ही ब्लड को रखता है, उससे उसका हार्ट पूरा फुल रहता है। कभी भी हार्ट ब्लड से खाली नहीं होता है, वो तो ब्लड रखने में ही जाकर के परेशान है। लेकिन आप कैसे कहते हैं कि दिल में 6 फीट का किसी आदमी को रखता होगा? कहता है कि मेरे दिल में बसता है। जैसे कोई आदमी है, कहते हैं कि मेरे 6 बच्चे मेरे दिल में रहते हैं। तो 6 बच्चे कैसे रखिए? वो मक्खी तक नहीं रख सकता है दिल में, आप 6 बच्चे की बात कर रहे हैं। इसीलिए दिल में कोई जगह नहीं होती। सारी जगह किसके अंदर है? सारे इमोशंस इसी हाइपोथैलेमस के अंदर है। भूख लगना, प्यास लगना, किसी भी तरह की फीलिंग जो आपके भावना से जुड़ा हुआ हो, भावना से भरपूर, यही हाइपोथैलेमस होता है। जैसे अभी हम बताए थे कि आप पटना में मान के चलिए 3 वर्ष से तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कोरोना काल में आप घर पे आए छुट्टी में। पड़ोसी को क्या काम है? कुछ नहीं है, आपके पास गए, आपका छुट्टी लेने लगे, आपसे पूछ रहा है कि कब से पटना में हो? आपने कहा 3 वर्ष से हूं। कोई रिजल्ट हुआ है क्या अभी तक? आपने कहा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो फिर जाकर के तुरंत एग्जाम्पल देंगे, देखो मेरे पड़ोस के लड़के ने 3 बार SSC निकाल दी, 4 बार उधर BPSC को पास कर गया, और उससे आपको डिमोरलाइज कर रहा है। तो जैसे ही डिमोरलाइज कर रहा है, तो उस कंडीशन में हाइपोथैलेमस समझाएगा और जाके कहेगा कि देखो ये आदमी बहुत बोल रहा है। पहले उसको क्या करेगा? कुछ गुस्सा को कंट्रोल करेगा, क्योंकि आप तो गांधीवादी है नहीं कि गांधी अपना हाइपोथैलेमस को बहुत कंट्रोल किया था। उसको इधर से एक झाप पर लगाते
गांधी का तुरंत जाकर के ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलता है बता के आऊं क्या? बोलता है अभी घबराओ नहीं, अभी शांत रहो। ये हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है उसको? कहता है अभी शांत रहो। गांधी को जैसे एक झापर लगा, इधर से हाइपोथैलेमस उग्र हो गया और कहता है क्या इस व्यक्ति को अभी बता दूं कि मैं कौन हूं? कहता है अभी शांत रहो, अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। फिर इधर से एक झापर मारा, फिर जाके सेरिब्रल हेमिस्फीयर उग्र हो गया, बोला कि हाथ पैर को आदेश दे डालूं क्या? कहता भी शांत रहो, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसको लगातार झापर लगाते गए और हर एक बार ये हाइपोथैलेमस किसको शांत कर दिया? सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। लेकिन आप लोग तो गांधी है नहीं, दो चार शब्द बोले क्या, फिर आपका हाइपोथैलेमस कहेगा इस व्यक्ति को शायद ये मालूम नहीं कि जब मैं इंटर में चलता था तो मेरे सपोर्ट में 6-6, 7-7 मेरे 6 फीट के साथी चलते थे, और अभी अगर मैं इसको बता दूं कि जाकर के मुझे डिमोरलाइज करने का अंजाम क्या होता है, तो फिर ये आदमी समझ जाएगा कि आज किससे पंगा पड़ा है। हाइपोथैलेमस कहेगा कि शांत रहो, बगल में पिताजी है, इस आदमी को तो अभी निपटा दोगे लेकिन बाद में निपटा दिए जाओगे पिताजी के द्वारा, इसीलिए आप शांत रहते हैं। लेकिन जाके बहुत ये बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो बहुत बोलने के बाद अब अंतिम में हाइपोथैलेमस से कंट्रोल में नहीं रहेगा, सीधे आदेश डालेगा किसको? सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर पूरे मांसपेशी का मालिक है, जहां की भी मांसपेशी हो सबको कंट्रोल कौन कर रहा था? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हाथ को आदेश दिया बिना पूछे 2-4 झापर इधर से लगाए, पैर को आदेश दिया 2-4 झापर इधर आराम से लगा दीजिए। तो मतलब क्या होता है कि सारी ऐच्छिक क्रियाओं को सेरिब्रल हेमिस्फीयर देखता है, सारी अनैच्छिक क्रियाओं को मेडुला ऑब्लंगोटा देखता है। अगर पूछा जाए कि कोमा में कौन सा पार्ट मस्तिष्क का जिंदा रहेगा, तो वहां पर आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगोटा जिंदा रहेगा। और पूछा जाए कि कौन ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को देखता है, हाइपोथैलेमस देखता है। आपके शरीर के तापमान को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। आपको भूख प्यास लगी उसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। किसी से आप प्रेम करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। उसके बाद पूछता है कि आप कभी गुस्सा में आते हैं, कभी किसी से नफरत पैदा हो जाती है, ये सब किसमें आते हैं? तो ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, राग हो, प्रेम हो, किसी भी तरह की फीलिंग हो, सारे फीलिंग का केंद्र कौन होता है? ये हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस ऐसा पार्ट होगा जो ऐच्छिक और अनैच्छिक सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये चीज है। तो गांधी क्या किए थे? किस चीज को कंट्रोल किए थे? हाइपोथैलेमस से। योग और ध्यान से मात्र इसे ही कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कंट्रोल करने का कोई सोचेगा भी नहीं। अगर कोई आदमी कहे कि मैं खूब तपस्या, खूब ध्यान कर रहा हूं, वो इस मेडुला ऑब्लंगोटा को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई विश्व में आदमी ने जो कहेगा कि मैं 5 मिनट अपने हार्ट को रोक देता हूं, ये देखो, ये नहीं कहेगा मैं 5 दिन से किडनी को आदेश दिया कि वो कोई भी काम ना करे, फेफड़े को आदेश दिया कि वो सांस लेना बंद कर दे। ये सारी अनैच्छिक क्रियाओं को कोई भी व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है। तब कंट्रोल आप किसको करिएगा? तो कंट्रोल आप केवल अपने ये हाइपोथैलेमस, जिस चीज को यह कंट्रोल करता, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। कोई व्यक्ति नहीं कि जो कह देगा मैं शताब्दियों तक भूखे रह दूंगा, नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कि मैं कहूंगा कितना भी मुझे क्रोध दिला दो, कितना भी मेरी पिटाई कर डालो, मैं गुस्सा आऊंगा नहीं, थोड़ी बहुत। गांधी को भी कभी ना कभी क्रोध आता होगा। गांधी के पीछे 2-4 हजार मच्छर छोड़ देते और एक दिन गांधी अपने आप को बदल देता, ये दुष्ट मच्छर मुझे नष्ट करने को तुले हैं, 2-4 झापर लगा के कुछ को निपटा दो। तो इसीलिए इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आदमी क्या होता है कि अपने भावना को संभालता है। प्राचीन काल में श्राप दिया जाता था, महाभारत काल में बहुत लंबे लंबे श्राप दिए गए हैं। लॉकडाउन में कुछ लोग महाभारत नहीं ज्यादा देख रहे हैं, इसीलिए श्राप समझ रहे होंगे। बस कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा संभाला अपने आप को, हाइपोथैलेमस बोलेगा अब मेरे समझ से बाहर है, तुरंत मुंह को आदेश दिया, एक वचन दे डालो, तुरंत दे दिया कि मैं तुम्हारा लहू पी जाऊंगा मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। मतलब इस तरह के जो वचनबद्धता है वो किसमें? जब हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल नहीं कर पाता है तब अतिरिक्त अंग को आदेश दिए जाते थे। यही चीज है कि हाइपोथैलेमस कुछ ऐच्छिक और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। योग और ध्यानाभ्यास से मात्र आप हाइपोथैलेमस को थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बाद बाकी अनैच्छिक क्रियाओं को, कोई इनवॉलेंट्री एक्शन को कोई भी व्यक्ति योग ध्यान से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो ध्यान करते हैं उसको 10 बात सुना दीजिए, उसको भी क्रोध आता है, तभी हाइपोथैलेमस समझाता है घबराओ नहीं, ये व्यक्ति मूर्ख है इसलिए इसे बोल रहा है, तुम तो ज्ञानी हो, तुम इसको कुछ मत हो। जो व्यक्ति का हाइपोथैलेमस डेवलप होता है वो अनावश्यक चीज में अपने आप को नहीं फंसाते। जैसे ग्रुप में बैठे हुए थे, खूब अच्छा गप चल रहा था, नीतीश पर 10 बात बोल दिए, मोदी पे 20-25 गाली चल रहा था, 2 गाली अपनी ओर से भी लगा दी। क्या जाता है, अपने मुंह से बस बोलना है, तो ग्रुप में अपने आप को दिखाने के 2-4 बात वो भी कह दिए जो आप वास्तव में थे नहीं। तो यहां पर जो ये चलती है, अंतिम में हाइपोथैलेमस समझाएगा देखो
अगर आप ध्यान योग करते हैं तो समझाएगा, अनावश्यक बातचीत मत किया करो, अभी तुम लोग को पढ़ने का टाइम है, इसलिए जो अनावश्यक शब्द अपने आप को यहाँ पर बातचीत में बर्बाद करते हो उसको पढ़ाई की ओर लगाओ। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने आप को कंट्रोल, फिर कहेगा पढ़ाई तो दूसरे दिन भी हो जाएगी, गप थोड़ी दूसरे दिन हो सकती है, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, ऐसे नेता तो मैं बन नहीं सकता, 2-4 भाषण तो यहाँ भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पर चूंकि मेरे ग्रुप में सबसे मजबूत मैं हूं, इसीलिए 1 घंटा बोलना था, 2 घंटा आप लोग को, जैसे मास्टर करता है, इस टॉपिक को 2 लाइन में खत्म कर देते। अब लग रहा है कि आप लोग सुनने वाले हैं, तो मेरा हाइपोथैलेमस क्या कहता है, 2-4 बात और कह दो, सुनने वाले श्रोता लोग हैं, सुनने में अच्छा ही लग रहा है लोग, तो यही चीज है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है। तो योग ध्यान से आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते। बाद बाकी कोई जो दावा कर दे कि हम भगवान को प्रकट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो सब आज की दुनिया में संभव नहीं है। फिर देखेंगे कि किसी व्यक्ति को मिर्गी क्यों आती है। लोग जो जाते हैं तांत्रिक के यहाँ जाते हैं ना, तांत्रिक के यहाँ जब जाते हैं, किसी व्यक्ति का जो दिमाग में कभी भूत प्रेत देखते हैं, उसका कुछ दिन के बाद जवाब आएगा। भूत प्रेत की बात थोड़ी दिन के बाद कहेंगे। एक एक चीज का इलाज है यहाँ पर। यहाँ पर 3 चीज को समझ चुके हैं, यानी कि ब्रेन के 3 भाग हो गए। एक है जो आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करता है, जो आपकी इच्छा से होती है, मांसपेशी की इच्छा से होती है, उसको हम लोग कौन सा कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन। मतलब वो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है, वॉलंटरी एक्शन वहां पर कंट्रोल होता है। ये एक होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थोड़ी बहुत ऐच्छिक और थोड़ी बहुत अनैच्छिक को कंट्रोल करता है, जिसमें भूख प्यास, ताप है, गर्मी है, गर्मी ऐसे छुए किसी वस्तु को, किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, तुरंत ही क्या होता है, हाथ को पीछे होता है। आप तो कहिएगा कि ये तो कंट्रोल मेरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, नहीं, जैसे ही आप छूते हैं आपको क्या होता है, वहां पर गर्मी महसूस हुआ, हाथ को झटके से पीछे खींचे, उसके पीछे कारण क्या था, आपको फीलिंग आ गई, ये हाइपोथैलेमस। अगर ये हाइपोथैलेमस नहीं होता तो आपको क्रोध भी नहीं आता, आपको कितना भी बात व्यक्ति कह देता, आप जस का तस परे रहते, हम आपका बड़ाई करते, आप यशस्वी, आप मनस्वी, आप तेजस्वी, आप वर्चस्वी, आपसे जैसा महापुरुष इस धरती पर नहीं है, चरण कहाँ है प्रभु, प्रभु चरण निकालिए, मैं आपका पैर छूता हूँ। मतलब इस तरह का आपको पूरा प्रफुल्लित कर देंगे। उसके बावजूद भी अंतिम में कहेगा, जब सारी बात कही हुई खत्म हो गई तो अब मैं चलूं क्या। मतलब आपके अंदर कोई फीलिंग, कोई मुस्कान नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई क्रोध नहीं। ये हाइपोथैलेमस ही आपको उत्तेजित करता है, ये आपको खुशी प्रदान करता है, यही आपको नफरत प्रदान करता है, और यही आपको क्रोध दिलाता है। जैसे सामने में कोई शेर पड़ जाता है, शेर गुर्राता, आप उसके ऊपर गुर्राते, अगर जाके हाइपोथैलेमस नहीं होता। ये हाइपोथैलेमस है जो बताता है आपको कि भाग जाओ बेवकूफ, अन्यथा गायब कर दिए जाओगे धरती से ही। जैसे सामने में शेर क्या करता, शेर आपकी ओर बढ़ता, आपके हाथ को खा रहा होता, आप भी देखे जाते यहाँ से, क्योंकि आपको कोई दर्द नहीं होती, आप भी देखे जा रहे हैं, आप भी उसको आंख ऐसे निकाल करके देख रहे हैं, शेर भी आपको गुर्रा, आप भी शेर को गुर्रा रहे हैं। इस तरह से आपका पूरा हाथ गायब हो चुका होता, फिर भी आपको कोई फीलिंग नहीं आती। डॉक्टर आपके ऑपरेशन कर दिए होते, आपको कोई फीलिंग नहीं आती। इससे नुकसान था, इसलिए मनुष्य के अंदर फीलिंग डाल दिया। मतलब कहीं पर आग में था, आग में आपका हाथ जल रहा है, आपको कोई घबराहट नहीं, आपका पूरा रक्त निकल रहा है, आपको कोई घबराहट नहीं। मतलब सारी फीलिंग को क्रिएट कौन किया है, यही हाइपोथैलेमस। रोबोट में क्या नहीं होता है, रोबोट में केवल इमोशंस नहीं होते हैं, और जिस दिन रोबोट के अंदर इमोशन आ गया उस दिन वह व्यक्ति के तरह काम करना प्रारंभ कर देगा। उसमें इमोशन नहीं है, इसी वजह से वह मशीन है। और जिस दिन तो वैज्ञानिक लोग भी क्या करें, इमोशनल रोबोट की खोज कर रहे हैं, मतलब जिसके अंदर भावना हो, ऐसी रोबोट की खोज किया जाए। ऐसा नहीं कि एक रोबोट बनाए, पता चला कि रोबोट को आदेश दिए हुए हैं कि जाना कमरे की सफाई कर जाना, जितने भी नीचे में चीज दिखाई दे उसको उठा करके फेंक देना है। पता चला 2 साल का बच्चा घूम रहा था, उसको भी उठाया और पकड़ के कूड़ा में डाल दिया, बच्चा निकलने की कोशिश किया, फिर से उसको कूड़े में डाल। तुम जीवित कूड़े कहां से आ गए, तुम उठने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम ऊपर क्यों आ रहे, तुम अंदर हो। अंतिम में नहीं माना, फिर एक ढक्कन लगा दिया, उस पर बैठा रहा कुछ देर तक, जब तक कि वो व्यक्ति खत्म नहीं हो गया। ऐसे चीज है, कारण क्या है, उसके अंदर फीलिंग नहीं। कितना भी दुष्ट आदमी होगा, उसको कहेंगे कि रूम की सफाई करके आओ, तो क्या वो व्यक्ति बच्चे को भी रूम से बाहर कचरे में डाल के आएगा, नहीं आ सकता। यही रोबोट और मानव में अंतर होता है। तो इसीलिए रोबोट के अंदर ये इमोशंस नहीं होते हैं, उसके पीछे वजह है कि ये हाइपोथैलेमस नहीं। तो हाइपोथैलेमस बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके अंदर ताप, गर्मी, किसी भी चीज को ठंडापन आपको फील करते हैं। नहीं तो ठंडा में रहिए, आपका बॉडी ठंडा हो जाएगा, हार्ट बैठ जाएगा, खत्म हो जाइएगा। लेकिन जैसे ही आपको ठंडा लगती है, हाइपोथैलेमस एहसास दिलाता है, कपड़े पहन के आओ, या नहीं तो कंबल के अंदर रहो, आग के निकट बैठो, कहीं पर गर्म पदार्थ है पकड़ रहे थे, नहीं तो हाथ जल गया होता, जलने से पहले एक्शन होता है। हाइपोथैलेमस कहता है इच्छिक क्रियाओं को, क्या देख रहे हो, छोड़ो जल्दी से। कोई गर्म चीज को पकड़ लिए हैं, कोई यहाँ पर चुभाया, जैसे ही यहाँ पर पिन डाला,
फीलिंग किसको आती है? हाइपोथैलेमस को आती है। कहता है कि अगर यहीं पर हाथ को छोड़ दोगे तो फिर हाथ को ये पूरा विदीर्ण कर डाल सकता है, इसलिए हाथ को पीछे खींचो। झटके से आप क्या करते हैं? हाथ को पीछे खींचते हैं। ये सारी चीज को कंट्रोल हाइपोथैलेमस करेगा। देखा? अब हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रेन का फिगर बनाते हैं। उतना बढ़िया तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को अब स्टडी करेंगे। एक एक को हम लिखाएंगे लास्ट में, लेकिन लिखाने से पहले जरूरी है कि आप इन चीजों को समझ लीजिए। अगर ब्रेन का फिगर पूछा जाए कि किस तरह का ब्रेन होता है, तो ब्रेन देखिए इस तरह का होगा। मनुष्य का ब्रेन इस तरह का होता है। मनुष्य का ब्रेन इस तरह का दिखाई देगा। और ये पूरा ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल दही की तरह होता है। अगर दही में एक सिक्का गिरा देंगे तो डूब जाएगा ना, उसी तरह से अगर इस ब्रेन में एक सिक्का डाल दीजिए वो सिक्का भी डूब जाएगा। ऐसा संरचना होता है। तो इसीलिए आज व्यक्ति का केवल ब्रेन का बाहरी भाग का स्टडी हुआ है, अंदर के किसी भी ब्रेन का स्टडी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमको ये बताइए, आप किसी की बात को सुनते हैं, क्या सुनने के लिए कान जिम्मेवार है? आप कोई बात बोलते हैं, क्या बोलने के लिए मुंह जिम्मेवार था? आप किसी भी चीज को देखते हैं, क्या देखने के लिए आंख जिम्मेवार था? नहीं था। किसी को एक झापड़ मारा, आंख सही अपने जगह पर, मारा इधर से झापड़, देखा कि वो कुछ देख ही नहीं रहा है। कभी कभी होता है कि नहीं होता है, मूवी सब में दिखाया जाता है, एक झापड़ जोर से उधर से लगा दिया। कौन भारी भरकम हाथ किसका है? 2.5 किलो का हाथ किसका है? सनी देओल का है। सनी देओल साहब को गुस्सा आ गया, एक झापड़ इधर से लगा दिया, पता चला कि व्यक्ति कुछ देख ही नहीं पा रहा है। देख नहीं पा रहा, उसके पीछे क्या आंख पे कोई प्रहार हुआ है? आंख पे नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? उसके पीछे कई रीजन है। उन सारे रीजन को हम यहां समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि यहां पर इस जगह पर होता है ऑल्फैक्टरी लोब होता है। यहां पर दोनों को जब पीछे में आंख के यहां पर छेद में जाइए ना, दो इस तरह का आपको दिखाई देगा, इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ये ऑल्फैक्टरी लोब किस चीज के लिए जिम्मेवार होता है? देखने के लिए कि सुनने के लिए? सुनने या सूंघने के लिए, ये स्मेल के लिए जिम्मेवार होता है, ऑल्फैक्टरी लोब होता है। इसको कहते हैं सूंघने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद यहां पर जो होता है इसको कहते हैं फ्रंटल एरिया कहते हैं, फ्रंटल एरिया। फिर इसको कहते हैं हम लोग ब्रोका एरिया कहते हैं, ब्रोका एरिया। इसको गस्टेटरी एरिया कहते हैं, गस्टेटरी एरिया कहते हैं। गस्टेटरी एरिया के बाद फिर हम लोग यहां पर इसको कहते हैं हम लोग वर्निकल एरिया कहते हैं, वर्निकल एरिया कहते हैं। फिर इधर जो पश्चिम वाला है इसको विजुअल एरिया कहते हैं, विजुअल एरिया कहते हैं। इसको सेरिबेलम कहते हैं। वहां सेरिब्रल हेमिस्फीयर था, यहां सेरिबेलम, सेरिबेलम ऐसे, इसको सेरिबेलम कहते हैं। ये जो यहां पर देख रहे हैं सेरिबेलम देख रहे हैं। तो इस तरह से मनुष्य के कुछ एरिया तय हैं जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसी भी चीज को सूंघते हैं किस चीज से? सुगंध को किस चीज से प्राप्त करते हैं? नाक तो बस अंटीना है, नाक का काम कौन सी है? रिसीव करना, अंटीना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिसका नाक बहुत तेज होता है, वो बता सकते हैं कि 4थे मंजिल के 5वें फ्लोर पर क्या बन रहा है, यहीं से बता देगा। लेकिन कुछ लोग के क्या होते हैं कि नाक उतने तीव्र नहीं होते हैं, वो यहां से नहीं बता पाएंगे कि बगल वाले कमरे में क्या बन रहा है। तो जिसके नाक बहुत तेज होते हैं वो तुरंत बताएगा कि 4थे मंजिल के 5वें फ्लोर पर नॉनवेज बन रहा है। उसको कैसे पता चला? क्योंकि उसका कौन सा एरिया तेज है? नाक तेज नहीं है,
नाक बस अंटीना है, क्योंकि जब देखते होंगे नाक कभी भर जाता, नाक से पानी आती है, उस समय व्यक्ति गंध को नहीं पता कर पाते हैं। तो जो गंध को वास्तव में रिसीव करता है, यहाँ पर अंटीना लगाते जो सिग्नल को रिसीव करके किसी और को पहुंचाता है, जैसे सिग्नल अंटीना लगा के सेटअप बॉक्स को पहुंचाता है, वो सिग्नल को वहां से रिसीव करके बाहर का सिग्नल रिसीव करके सेटअप बॉक्स को ले जाता है। तो उसी तरह से नाक है एंटीना, जो आसपास में सुगंध घूम रहा है उसको रिसीव करके जिस व्यक्ति तक ले जाता है, उस व्यक्ति का नाम है ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ये जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है ये स्मेल के लिए जिम्मेदार होता है। बताइए कि सबसे तेज कौन सूंघता है, किसकी स्मेल क्षमता सबसे अधिक होती है? डॉग की होती है। कुत्ते दूर से भी पता कर पाते हैं, उसको स्मेल को, वो गंध को अलग कर सकता है। तो उसका नाक का क्या होता है, नाक तेज नहीं है उसका, वो तो नाक अंटीना है, बस वो चेक कर रहा है, वास्तव में उसका कौन सा एरिया तेज है, ऑल्फैक्टरी लोब उसका तेज है। जैसे आप शार्क मछली का नाम सुने होंगे, शार्क काफी खतरनाक होती है समुद्र में शार्क मछली को अगर एक बूंद ब्लड गिरा दिया जाए, समुद्र में एक बूंद अगर ब्लड को गिरा दिया जाए, 50 से 80 किलोमीटर के एरिया में होगा, तुरंत पहुंच करके उस व्यक्ति पर हमला कर सकता है। एक बूंद अगर ब्लड की स्मेल गिर गई किसके अंदर, समुद्र के अंदर, तो 50 मीटर की बात नहीं हो रही है, 50 से 80 किलोमीटर की बात हो रही है। इतने दूर से वो दौड़ के आएगा। इसलिए जितने भी नेवी के जितने भी क्या कहते हैं प्रोग्राम होते हैं, सभी नेवी कार्यक्रमों में उस व्यक्ति की चेकिंग होती है, कहीं पर घाव तो नहीं है। अगर घाव है उस व्यक्ति को पानी में उतरने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि फिर शार्क मछली को पता चलेगा और तुरंत आकर के अपना डिनर बना सकती है। इसलिए शार्क को एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको डॉग फिश कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से डॉग फिश के नाम से किसे जाना जाता है, शार्क मछली को डॉग फिश भी कहते हैं, क्योंकि उसका कौन सा एरिया बहुत डेवलप था, ऑल्फैक्टरी लोब। यानी कि इसमें डॉग आ जाएंगे, डॉग फिश आ जाएंगे, शार्क मछली ही इसी को कहते हैं, शार्क मछली का ऑल्फैक्टरी लोब सबसे विकसित होता है। अब आते हैं, जैसे अब पूछा जाए कि जो विजुअल एरिया होता है, आप किसी भी चीज को देखते हैं तो देखने के लिए कौन जिम्मेवार है, आंख? क्या नहीं, आंख के पास एंटीना, आंख तो बस देख रहा है, वो चित्र ले रहा है, उसका फीलिंग नहीं, वो समझ नहीं पा रहा है क्या है। अगर सामने में मान के चलिए कोई व्यक्ति पर आपको नजर पड़ जाए और 3 साल के नजर पड़ जाए और वहां पर पहचान, अच्छा ये फलाना आदमी है। जैसे 3 साल के बाद अगर मुझसे मुलाकात हो जाएगी, कहीं पर मान चलिए आगरा में मिल गए दोनों आदमी, आप ताजमहल किसी और को दिखाने ले गए थे और मास्टर ऐसे ताजमहल का आनंद लेने गया था, दोनों की मुलाकात होती है और सामने में जैसे ही नजर पड़ी, आपको कौन बताता कि ये जो चित्र देख रहे हो ये चित्र कौन है? चित्र की जो पहचान करते हैं वो वास्तव में आंख करता है क्या? नहीं, उसकी पहचान करता है ये विजुअल एरिया। विजुअल एरिया आपको बताता है कि ये जो व्यक्ति को देख रहे हो ये मास्टर है और शायद 3 साल पहले तुमको बायोलॉजी पढ़ाता था। 3 साल पहले जो व्यक्ति बायोलॉजी पढ़ाता था वो यही व्यक्ति, क्योंकि जितना भी तस्वीर है उस तस्वीर में चेक करता है ये किसकी तस्वीर है, तो तस्वीर पता चला किसका है, टीचर का है। इसीलिए यहाँ पर विजुअल एरिया आपको बताता है कि कोई भी व्यक्ति की पहचान क्या है, मतलब आप किसी भी तस्वीर को क्यों पहचान लेते हैं, ये इसका काम होता है। आंख का काम होता है मात्र किस चीज को करना, फिगर को खींचना, तस्वीर को खींचना, पहचानना नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अल्कोहल पीता है तो आंख से एक क्या होती है, एक तार खींची जाती है जो यहाँ पर विजुअल एरिया से जुड़ा हुआ होता है। वो तार ही क्या होते हैं, गला दिए जाते हैं, मतलब आंख ठीक ठाक काम कर रहा है, आप पिक्चर भी सही ले रहे हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का विजुअल एरिया खराब हो जाए, आंख अपने जगह पर सही होगा लेकिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो अगर सनी देओल का 2-4 फेंट लग गया इधर से तो फिर क्या हो गया, अगर इस एरिया पर प्रहार हो गई तो फिर आप किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे, कारण कि आंख सही सलामत होगा, ये एरिया आपके खराब हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्रंटल एरिया। ये जो फ्रंटल एरिया होता है सामने वाला, इसको कहते हैं फ्रंटल कहते हैं। ये जो फ्रंटल एरिया है, ये फ्रंटल एरिया के बारे में बताइए। देखिए महिलाएं क्यों सिंदूर लगाती हैं, महिलाएं क्यों बिंदिया लगाती हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? प्राचीन काल का साइंस आज से बहुत डेवलप था। ये यहाँ पर ये इस फ्रंटल एरिया होता है, क्योंकि इस फ्रंटल एरिया को आप जितना डेवलप करिएगा, जितना ज्यादा विकसित करिएगा, आत्मशक्ति आपकी उतनी ज्यादा बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है, वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस वाला होता है, उसके अंदर आत्मशक्ति ज्यादा, वो किसी भी परिस्थिति को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि हम कहें ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा होता है।
मतलब आपकी जो इमोशंस होती है उस इमोशंस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हम किसी जिला का डीएम बना दिए और आपके पास क्या था, इमोशन, बहुत इमोशनल व्यक्ति थे, किसी का भी दुख सुनते थे और दुख से भावुक हो जाते थे। पता चला कि आपके जिले में बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, बहुत सारे लोग मर गए और आपको दिखाने के लिए ले जाया गया। आप गाड़ी से उतरे और बहुत सारे लोगों को मरा हुआ देखे, आप द्रवित हो गए और बैठ करके रोए जा रहे हैं 2-3 दिन से लगातार। बताइए आपको रोने की वहां पर आवश्यकता है क्या? आपको नहीं रोना चाहिए था। आपको वहां पर रोना नहीं है, आपको एक्शन लेना है। जो लोग बचे हैं किसको राहत दिया जाना है, उस पर काम करना है। और आप हैं कि सब सिस्टम के मालिक हैं, खुद ही रोए जा रहे हैं। इसीलिए एथिक्स पेपर को जोड़ दिया गया है। किसमें? यूपीएससी की तैयारी करेंगे, मेंस में अलग से एथिक्स को पढ़ना होता है। तो वहां पर आपको क्या काम करना है, आपको डिसीजन क्या लेने हैं, वो एक डीएम पर निर्भर करता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फोटो बना दे और सुप्रीम कोर्ट का फोटो बना करके यहां पर लिख दे सुप्रीम कोर्ट और उसके आंख से आंसू गिरा दे। बताइए सुप्रीम कोर्ट की अगर आंख से आंसू गिरा दिया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर कैसा फीलिंग आएगा आपको? सुप्रीम कोर्ट को कितना भी दुख हो लेकिन उसको जजमेंट करना है। इसीलिए बिना किसी इमोशंस का जो सही होगा उसके पक्ष में फैसला करेंगे। यही चीज होता है जिसका फ्रंटल एरिया ज्यादा विकसित होता है, वो सहनशील हो जाते हैं। महिलाओं को और आज की महिलाओं को देखिएगा, पहले की महिलाएं बाल लंबी रखती थी और सिंदूर टीका लगा के रखती थी, होता था कि नहीं होता था, बिंदिया लगाती थी। लेकिन आज की महिलाएं न सिंदूर लगाएगी, न बिंदिया लगाएगी, न टीका लगाएगी। सब गार्जियन से कोई सुनाइएगा कभी कभी, ऐसा नहीं कि उस गार्जियन को मत सुनाइए जो गुस्सा करके आएगा, पढ़ाई छोड़ो, ये मास्टर केवल बात बनाता है, पढ़ाई कोई बात नहीं करता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो बिंदिया आप लगाते थे, पहले जमाने की जो महिलाएं होती थी, महिलाओं क्यों बिंदिया लगाती थी? क्योंकि उसको पूरा सिस्टम को बांध के रखना था, कुछ चीज को बर्दाश्त करना पड़ता था। बर्दाश्त क्यों करना है? तो जो महिलाएं सिंदूर लगाती है, जो महिलाएं टीका लगाती है, उसमें देखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। वो क्या करती, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, अपने भावना को वो क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए अगर कोई भी बात कहना हो, आप पिताजी को कहिएगा कि माताजी को कहिएगा? किसको कहते हैं आप लोग? माताजी को। कारण क्या है? वो आपकी बात को समझ सकती है। पिताजी को बोले कि मुझे किताब लेने हैं, मास्टर की फीस जमा करना है, कौन पढ़ाता आजकल, पढ़ाई बंद करो, कोरोना काल में कोई पढ़ाई नहीं होगी। माताजी को बोलते हैं सब मेरे दोस्त आगे हो जाएंगे, फीस थोड़ा सा दे दिया जाए, कुछ किताब के लिए पैसे दे दिया जाए। तो माताजी कहती है अभी तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ 2 से 4 दिन में आपके लिए जमा करके आप तक पहुंचा देती है। लेकिन आजकल की जो माताजी हैं वो क्या करेगी? जो बिंदिया नहीं लगाती है, जो टीका नहीं लगाती, जो सिंदूर नहीं लगाती है, बस एक बात बोले तुरंत बजा दिया। पति कुछ बोला, पति को बजा दिया। आप कुछ बोले, आपको बजा दिया। यही दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए जो लोग यहाँ पर बिंदिया लगाते हैं उसका ये एरिया जो फ्रंटल होता है बहुत डेवलप हो जाता है। यहाँ पर अगर प्रेशराइज कीजिए, दबाइए किसी चीज को, तो ये एरिया डेवलप होता है। जब ध्यान पे लोग बैठते हैं तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए, इसी पर फोकस करिए। इससे क्या होता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ जाता है। जो योगी तपस्वी लोग होते हैं उसको बोलिए, कोई भी ऐसा बात बोल दीजिए, कोई फीलिंग नहीं है। इतने लोग घर में मर गए, आपके 2 आदमी मर गए, तुमको राष्ट्रपति ने चुना है सम्मानित करने के लिए, चुनने दो, मेरी इच्छा होगी तब मैं जाऊंगा, मुझे अभी कोई काम नहीं राष्ट्रपति से। ऐसे लोग होते हैं। कारण क्या होता है कि जो आप पंडित जी को देखते हैं वो भी चंदन टीका लगाता है। चंदन टीका जो लगा रहा है, क्यों लगा रहा है चंदन टीका? महिलाएं बिंदिया लगाती है, पुरुष जो होते हैं चंदन टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं चंदन टीका? उसके पीछे क्या रीजन है? पुरुष जो चंदन टीका लगा रहा है उसके पीछे भी रीजन है। इस जगह पर रीजन है, वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को, या हम कहते हैं कि फ्रंटल एरिया को वो काफी कंट्रोल कर रहा है। फ्रंटल एरिया को काफी अधिक विकसित किया हुआ, क्योंकि हर हमेशा यहाँ पर प्रेशर बनाया है, यहाँ पर चंदन लगाया है, चंदन के भार से यहाँ पर उसका कॉन्सेंट्रेशन बना हुआ रहता है, जिस वजह से इसका फ्रंटल डेवलप होता है, उसके ब्रेन डेवलप होते हैं। मतलब सही गलत का वो फैसला कर पाता है। ये आपको वहां से डेवलप हो जाएंगे। लेकिन आप पंडित जी को पूछिए, कभी कोई पंडित जी होंगे घर में आते होंगे, ऋषि मुनि अलग होते हैं, पंडित जी अलग होते हैं। पंडित जी जो लोकल घूम रहे हैं, उस पंडित जी को कितना भी दुत्कार करके भगा दीजिए, पंडित जी क्या करेगा? अगले दिन फिर आएगा, जजमान ऐसे होते रहता है, आप गुस्सा में थे उस समय इसलिए बोल गए, गुस्सा को थूकिए, कर्मकांड कीजिए, थोड़ा बहुत भगवान में पुण्य मिलेगा, पाप की दुनिया में कहां जाइएगा? अपना छोड़िए, बच्चों का देखिए। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किए जाते, अनहोनी हो सकती है आपके साथ। मतलब फिर आज उसको भगा दीजिए, फिर कल वो पहुंचेगा। ऐसे लोग होते हैं। मतलब अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को, इतने दिन से चंदन लगा रहा है, उसको कंट्रोल है, भावना, आप उसकी बेइज्जती कर दीजिए, फिर भी अपने आप को कंट्रोल लगता है। तो पहले जमाने के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उसका कौन सा एरिया डेवलप होता था? ये एरिया। एक होते थे जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय किस एरिया को डेवलप किए हुए थे?
नहीं, विजुअल को क्यों करेगा? क्षत्रिय जो थे मसल पावर को ना बढ़ाएगा, और मसल को कौन सा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वो अपने सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ताकतवर बनाया था। लेकिन जो पंडित जी होते थे, जो राज पुरोहित हुआ करते थे, वो चंदन टीका लगाते थे और हर एक चीज का जवाब केवल वो शब्द से दिया करता था, क्योंकि उसका फ्रंटल एरिया क्या हो गया है? काफी डेवलप है। लेकिन आजकल के जो पंडित जी हैं, उसको देखिए कितना ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल किया है। जब किसी व्यक्ति के यहाँ मौत हो जाए, घर में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो कुछ दिन तक लोग खाना नहीं खाते हैं। उस समय में खाना खाने का ताकत कौन रखता है? पंडित जी रखता है। अगर आपके घर में कोई मर जाता है और उस समय में घर के सब लोग भूखे रहते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो खाने की भी ताकत रखता है, और वो आएगा, सारे कर्मकांड को अंजाम देंगे, उसके पश्चात खाना परोसिए और वहां पर कहेगा, जजमान खाना अति उत्तम रहा, लेकिन अगर इसमें थोड़ी घी की मात्रा हो जाती तो खाना अति उत्तम हो जाता। आदमी खाने के लिए वहां पर सोच रहे हैं, कोई किसी को खाने का नहीं सूझ रहा है, और इसमें घी का फरमाइश कर रहे हैं। बताइए, 2 देसी घी की लड्डू बना देते तो और काफी बेहतर रहता। बताइए, इसको कोई लेना देना नहीं है फीलिंग से। तो यही चीज को कंट्रोल करके रखा है, चाहे वह सही मायने में कंट्रोल करे या बुरे मायने में कंट्रोल करे। जो फ्रंटल एरिया पर यहाँ पर प्रेशराइज करिएगा, चाहे चंदन टीका लगाइए या बिंदिया लगाइए या सिंदूर लगाइए, यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो सिंदूर वाली महिलाएं होती है, जो बिंदिया टीका वाली महिलाएं होती है, वो ज्यादा कंट्रोल। ऐसा नहीं कि फोटो में दिखा दिया कि बिंदिया क्या कहते हैं सिंदूर टीका लगा करके खड़ी है, काफी ज्यादा मतलब ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके वास्तविक स्थिति का जांच करिए। फोटो तो लोग ऐसे ही खिंचवा लेते हैं। इसलिए आगे सोच समझ करके आप लोग भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कुछ समय के बाद आप लोग की लाइफ सेट होगी, जॉब सेट होगी, उसका लाइफ सेट करना होगा। उस समय ये मत कहिएगा कि मास्टर जानता था, जानबूझ करके नहीं बताया। इसलिए अभी बता देना, आगाह कर रहे हैं, आप लोग का जिम्मेवारी है कुछ। हाँ, इसको कहते हैं फ्रंटल एरिया। तो फ्रंटल एरिया किस चीज के लिए जिम्मेवार हो गया? हाँ, ये मतलब आत्मशक्ति को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, इसको ये फ्रंटल होता है। फ्रंटल के बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रोका एरिया होता है। ब्रोका एरिया जो किसी को कोई भी बात बोल देते हैं, वो क्यों बोल देते हैं? आप किसी को कोई भी बात आप जो बोल रहे हैं, बोलता क्यों है कोई व्यक्ति? जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर से जब सबसे पहले किससे संभाला जाता है? सबसे पहले इसी ब्रोका एरिया को आदेश दिया जाता है। कोई सामने में पड़ गया, वो आपको भला बुरा बोले जा रहा है कि 4 साल से क्या कर रहे हो, तुम तैयारी कर रहे हो या ऐसे गार्जियन के पैसे बर्बाद कर रहे हो, उस समय क्या हो जाएगा? तुरंत ये जो आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, वो कहेगा अभी बता के आ जाऊं। वो पूछेगा आपसे, अभी बता के आ जाओ, ये बहुत बोल रहा है आदमी, इसको बता करके आऊंगी आपसे। यहाँ पर हाइपोथैलेमस कहेगा धैर्य धारण करो, ऐसे बोलते रहते, कितने से पंगे किया करो, थोड़ा शांत है, मूर्ख है, इसीलिए बोले जा, लेकिन बार बार बोले जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है। अंतिम में ये पूछेगा हाइपोथैलेमस, तुम क्या सोच रहे हो अभी तक? ये व्यक्ति बार बार तुम्हें मतलब उकता रहा है, तुम्हें बार बार क्रोध दिला रहा है, और तुम चुपचाप हो। तो सबसे पहला आदेश इस ब्रोका एरिया को, ब्रोका एरिया बोलेगा, 2-4 शब्द दे करके समझाएगा, तुम कौन से तीर मार लिए, तुम भी तो रोड पर घूम रहे हो और मुझे उपदेश देने चले हो। जब इससे भी बात कंट्रोल नहीं हुआ, अंतिम में कहता है कोई नहीं, अब सीधे जाओ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कब से तैयार बैठा हूं, कोई आदेश ही मुझे नहीं था, और जैसे ही उसको आदेश मिला 2-4 झापर लगाए और कहता है जल्दी से यहां से निकल जाओ, फिर से इस एरिया में दिखाई मत देना, और दोबारा मेरे घर की तरफ रूट किए तो फिर मैं उल्टा रूट पे भेज दूंगा तुम्हें। तो ये चीज होता है। तो सबसे पहले कौन संभालता है? ये ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया किसका डेवलप होता था? ऋषि मुनियों का। जो राजा के समक्ष कोई भी बात कहने से डरते थे, उसको ये ऋषि मुनि या जो राज पुरोहित लोग होते थे, केवल ब्रोका एरिया भी इतना डेवलप करते थे, उसी से निपटा देते थे। आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी बात बोल देना, इतना चुभता है आदमी की बात कि वो आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाइएगा। यही चीज होता है। कुछ टीचर को देखेंगे, बचपन में जो टीचर थे उसका ब्रोका एरिया नहीं डेवलप था, वो इसीलिए जब देखता था कि बच्चा नहीं समझ रहा है तो फिर हाथ पर चलाना शुरू कर दिया, डंडे मारना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही आप इंटर पास करते हैं, तब जो टीचर के पास आते उसका ब्रोका एरिया क्या है? ज्यादा डेवलप है। वो मारपीट के बदले अपने ब्रोका एरिया से काम लिया करता है, और ब्रोका एरिया ही सब कुछ को बखूबी संभालता है। ये चीज है। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। ये ब्रोका एरिया होता है, हर एक चीज को बोलना है, क्या बोलना है, हम जो कुछ बोले जा रहे हैं वो कैसे हो रहा है, किसको कौन सा मुंह संभाल रहा है, क्या नहीं, ये मेरा ब्रोका एरिया, सब कुछ उसको जाके ब्रोका एरिया से निकलते जा रहा है, उसको पता है कि क्या बोलना है, ये सारा कुछ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको कहते हैं वर्निकल एरिया, हाईली इंटेलिजेंस एरिया है। सबसे अधिक बुद्धिमत्ता का क्षेत्र जो पूछे वो है वर्निकल एरिया। ये वर्निकल एरिया क्या होता है? सबसे ज्यादा
बुद्धिमत्ता, सॉरी एक चीज छूट गया, और कहीं लिखे थे गस्टेटरी लिखे, हाँ यहां पर गस्टेटरी है। गस्टेटरी एरिया किस चीज के लिए जिम्मेवार है? टेस्ट के लिए जिम्मेवार है। टेस्ट मतलब स्वाद के लिए। आप कोई जो स्वाद लेते हैं वो आपको कैसे स्वाद का पता चलता है? जीभ केवल अंटीना है, रिसीव करता है, स्वाद को वास्तव में कौन संभालते हैं? गस्टेटरी एरिया। ये जो आप ब्रेन देख रहे हैं, ब्रेन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अगर किसी व्यक्ति को अपने ब्रेन बनाना है, ब्रेन को बढ़ाना है, ब्रेन का डेवलपमेंट करना है, तो आप जाकर के कोई भी चीज यत्न कर लीजिए, चिंकारा पी लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उससे आपको कोई फर्क होने वाला नहीं है। आपको केवल और केवल दो ही तरीके से ब्रेन बढ़ाए जा सकते हैं। पहला, चंदन टीका लगाए, ऐसा नहीं कि कल से चंदन टीका शुरू कर दीजिएगा चंदन टीका। और दूसरा क्या होता है, मतलब चंदन टीका का मतलब केवल ये नहीं हुआ कि चंदन टीका लगा रहे हैं, उसका मतलब है कि आप उसको और अधिक विकसित करिए। विकसित करने पढ़ाई से विकसित कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन करके उसको विकसित करते हैं, या तो आप उसका अधिक से अधिक यूज करिए, या नहीं तो ब्राह्मणी की जड़ से, जो ब्राह्मणी की जड़ कहां पर मिलती है? कैलाश पर मिलेगा, और चीन घुसने नहीं देगा। अगर मेरा ये लेक्चर चीन को दिखा दिया गया तो फिर कैलाश से सारी ब्रह्मणी की खुदाई कर लेगा और हर एक व्यक्ति को खिला देगा और कहेगा इस विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई है, वो केवल चीन का व्यक्ति है। इस लेक्चर को लिख मत कर दीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मणी की जड़ कहां पर मिलती है? कैलाश। कैलाश मानसरोवर यात्रा आप लोग सुने होंगे, कई बार न्यूज चर्चा में रहा था। चीन वहां पर बदमाशी करते रहता है, लोग मानसरोवर पर जाते हैं, वहीं पर कैलाश है। तो वहां पर ब्रह्मणी की जड़ होती है, जो आपके ब्रेन को क्या करती है? विकसित कर देती है। बाद बाकी कोई चिंकारा उंकारा में कोई ताकत नहीं होता। ये ऐसे ठगने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना बिक्री के लिए ऐसा क्या करते हैं। इसको हम लोग गस्टेटरी कहते हैं। गस्टेटरी के बाद होता है ये वर्निकल एरिया। जो वर्निकल होता है ये मास्टरमाइंड है, सबको अकेले कंट्रोल करता है, पूरी बुद्धिमत्ता का ये क्षेत्र होता है। और जिसका वर्निकल एरिया तगड़ा है वो काफी बुद्धिमान होते हैं। ये जो वर्निकल एरिया आप देख रहे हैं ये सबको कंट्रोल करता है। जब आप सो जाते हैं तो सोने के समय में, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उस सोने के समय में भी ये काम करते रहते हैं। इसका काम होता है सबको जा जा करके सुलाना। चला जाएगा सबसे, जैसे ही रात होती है 8-9 बजे रात हो गई, यहाँ पर वर्निकल एरिया आंख को कहेगा सो जा सो जा, आंख को सुला देगा, आंख सो गया। फिर उसके बाद जो हार्ट कंट्रोल हो रहा है उसको कहेगा धीमे, अब कोई काम नहीं करना। हाथ पैर में जो हलचल हो रही है उसको कहेगा धीमे धीमे, अब कुछ नहीं करना है तुमको। मुंह को बोलेगा दरवाजा बंद करो, सोए रहो, अब सवेरे जगना है। जितने भी एरिया देख रहे हैं सबको वो सुला देता है। तब क्वेश्चन है कि सपने क्यों आते हैं? सपने क्यों आते हैं? सपना आता है ना कभी कभी, एक ही चीज का इलाज है यहाँ पे। सपना क्यों आता है? क्या बोले हैं आप लोग को? आप लोगों को बोले हैं केवल पढ़ाई तक सीमित रहेंगे, किस इलाज भी बता दे रहे हैं, सब कुछ बता दे रहे हैं। डॉक्टर बनने की कोशिश कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके मास्टर भी डॉक्टर नहीं बने हैं। इलाज मत कर दीजिए किसी का, अच्छा मास्टर बोले हैं। तो वहां पर सपने क्यों आते हैं? देखिए, सपना आने का मतलब है कि सपना तब व्यक्ति को आता है जब गहरी नींद आती है। गहरी नींद आने के साथ व्यक्ति को सपना आता है। जब आपकी नींद कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको सपने आते हैं। लेकिन अगर खूब आपको सपने आ रहे हैं तब डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तब कोई गड़बड़ी है आपके अंदर, वो डॉक्टर दूर करेंगे। जैसे कि बहुत लंबा सो लीजिए तो जब तक आपको नींद चाहिए तब तक वो नींद पूरा करेगा, और नींद पूरा होते ही तब आपको सपने देखने शुरू हो जाते हैं। मतलब उसको आप क्यों सपने देखते हैं, क्या उसका रिलेशन है वास्तव में, वो हम बताते हैं। सपना उसी चीज का सामान्यतः दिखाई देता है जैसे आज दिन भर में जो जो आप वर्क करते हैं, जो जो काम करते हैं, उसी चीज का आपको सपना आएगा। जैसे आज मारपीट करके कहीं से चली आई है तो रात में आपको पता चलेगा कि आज कल के दिन तो मोहन मेरी पिटाई किया था, सपने में हम उसकी पिटाई कर दिए, कत्ल करके आए हुए हैं, गार्जियन अब भागे फिर रहे हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ गई, और पता चला कि उसी चक्कर में कहीं पर ठोकर लगा, अचानक से नींद खुला, मोहन तो अपनी जगह पे, हम तो अपनी जगह पर हैं। ये होता है। ये जो सपने आते हैं वास्तव में ये क्या चीज है? आपकी एक कल्पनाएं हैं। वो कल्पना क्या हो जाती है? साकार होने लगती है। कब? जब आपका नींद कंप्लीट हो जाता है। तो नींद कंप्लीट होने के बाद आप उसको रियलाइज करने लगते हैं, आप कल्पना में खो जाते हैं। वही वास्तव में क्या होती है? सपना होती है। देखिए, हर एक व्यक्ति का सोने का क्षमता अलग अलग होता है। अभी यहाँ पर एक और ग्रंथि होती है जिस ग्रंथि को पीनियल ग्लैंड कहते हैं। अभी पढ़ाएंगे, सबको लिखा देंगे, हमको मात्र आज 1 पेज लिखाना, उससे ज्यादा नहीं लिखाना, इसलिए रिलैक्स होकर के सुनिए। यहाँ पर क्या होता है कि एक ग्रंथि होती है, यहाँ देखिएगा, इस जगह पर यहाँ पर छेद कर देंगे, कान के पास से छेद करेंगे, दोनों ग्राफ जिस जगह पर टकराएगा, जहां पर कटेगा, उसी कटान बिंदु पर एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड को पीनियल का है या पीनियल ग्रंथि कहते हैं। उसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? पीनियल ग्रंथि कहते हैं।
और ये जो पीनियल ग्रंथि होती है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योगी लोग उसको आज्ञा चक्र कहते हैं, हम लोग विज्ञान में उसको पीनियल ग्रंथि कहते हैं। वो दोनों एक ही ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड का काम होता है मूड के लिए जिम्मेवार है। जैसे कोई आदमी कहता है मेरा तो मूड खराब हुआ, कहते हैं आपको कोई टोक दिया, कहता है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, तो मूड जो बनता है व्यक्ति का, मूड किस चीज के लिए जिम्मेवार है? ये पीनियल ग्रंथि आपका मूड बनाता है और साथ में इसका दूसरा भी काम होता है, ये नींद के लिए भी जिम्मेवार होता है, क्योंकि इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक को सेरोटोनिन और एक को मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है और एक को मेलाटोनिन हार्मोन कहते हैं। तो दो हार्मोन निकलते हैं जो व्यक्ति को नींद लाता है। बच्चे का सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बहुत एक्टिव होता है। जब कोई बच्चा हो जाए ना, बच्चा देखिए बदमाशी कर रहा है इधर उधर, उसको पकड़ के लाइए, बिस्तर पर ऐसे दीजिए, दो बार माथा को ऐसे धपधपा दीजिए, उसको बोले सो जा सो जा सो जा, सो गया। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि बच्चा का क्या होता है कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है। आपको पकड़ के लाए, बहुत खेल रहे थे, घूम के आए, कोई आदमी पकड़ के लाए, बेड पर पटक दे और कहे सो जा, दो झापड़ मारिएगा, तुम बेवकूफ हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कर रहे हो तुम? ऐसे करते हो नहीं करते हो? मतलब आपको जैसे कहता कि सो जा, आप दो झापड़ उठ करके देते हैं। कारण क्या है? आपका जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन है ये उतने एक्टिव नहीं है जितने बच्चे के एक्टिव होते हैं। बच्चे को बस हिला डुला दीजिए मस्तिष्क को थोड़ा बहुत इधर उधर, वो सो जाता है, क्योंकि वहां से सेरोटोनिन और मेलाटोनिन निकल रहा है, यहाँ पर ऐसे से थपथपाया जाता है, तो थपथपाने से यहाँ पर सेरोटोनिन और मेलाटोनिन होते हैं, वो छूटते हैं और छूटने के बाद सभी अंगों की क्रियाविधि को धीमी कर देगी। हार्ट को कहेगा धीमे धीमे, सांस को कहेगा धीमे धीमे काम करो, बॉडी को कहेगा रिलैक्स हो जाओ, कोई काम नहीं है, कल से काम करने हैं। तो मतलब जितने भी बॉडी के फंक्शन हैं वो हार्ट बीट सबको वो डाउन कर देते हैं। इस वजह से व्यक्ति नींद में आ जाता है। ये जो नींद होता है सेरोटोनिन मेलाटोनिन, ये आपको नींद निकालता है और एक निश्चित समय अंतराल पर हम लोग का निकलता है। जैसे अगर आप 8-9 बजे रात में सोते हैं या 10 बजे रात में सोते हैं, तो 10 बजे रात में क्या होता है, जैसे ही 10 बजे रात में सोए अब सेरोटोनिन मेलाटोनिन निकलना शुरू हो जाएगा और लिख रहे थे, पता चला लिखते लिखते बेड पर लिखना शुरू कर दिए। होता है कि नहीं होता है? वास्तव में क्या होगी, सेरोटोनिन मेलाटोनिन निकल चुका है जो आपको अनकंट्रोल कर दिया। अब हाथ बेचारा अपना काम कर रहा है, वो बढ़े जा रहा है, उसको इस तरह की बात होती है। जैसे ट्रेन में चले गए, ट्रेन में कभी जनरल बोगी में सफर किए होंगे और जनरल बोगी में जैसे सफर करने के 10-11 रात बजा, पता चला कि कहीं स्लीपर कुछ नहीं मिला हुआ, अब यहाँ पर खड़े थे और उस समय रात में देखिएगा एक व्यक्ति दूसरे पर गिरता है। कारण क्या होता है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो गया, वो आपके भार को नहीं संभाल पा रहा। उसको तो ऑर्डर है कि जैसे ही 10 बजेगा सेरोटोनिन मेलाटोनिन को निकाल देना है और सेरोटोनिन मेलाटोनिन निकलेगा व्यक्ति को नींद आएगा। बुढ़ापा में इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। बुढ़ा लोगों को देखेंगे लाठी लेकर के गाँव में बैठे रहते हैं, 11-12 बजे भी उनको कुछ नींद नहीं आता, तो चोर से पंगा उसी को होता है। चोर उठ जब भी आता है ना तो उसी का लाठी गिराता है और उठ करके वो तैयार होते हैं गांव में। तो जो बूढ़ा लोग होते हैं उसका सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ज्यादा डेवलप नहीं होता है, और जब ज्यादा डेवलप नहीं होता मतलब मात्रा कम निकलती है, और कम मात्रा होने की वजह से रात में उसको नींद आएगा 11-12-1 बजे नींद आता है और सवेरे में 4 बजे से ही जग जाता है। जब कोई नहीं जगता है तो नदी किनारे घूमते हुए पाए जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो कारण क्या है, उसकी सेरोटोनिन और जो मेलाटोनिन हार्मोन है उसे नींद नहीं आने दे रही, क्योंकि मात्रा उसकी कम होती जा रही। अभी हम लोग का मध्यम है, न ज्यादा है न कम है, इसलिए हम लोग को टाइम पे नींद आती है और टाइम पर हम लोग जग जाते हैं। लेकिन ये जो सेरोटोनिन मेलाटोनिन आपको नींद लाया है, अब है कि कोई व्यक्ति अपनी नींद को 2 घंटे में पूरा करते हैं, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे। ऐसे कहा जाता है कि 6 घंटे से ज्यादा सोना चाहिए, लेकिन अपवाद है। जैसे नेपोलियन साहब का नाम सुने होंगे, और ये नेपोलियन साहब मात्र आधा घंटा सोते थे। और सोचिए आधा घंटा कैसे सोएगा, पूरा फ्रांस पर कब्जा करके, आसपास के एरिया पर कब्जा करके रखा था। अपने जमाना का क्या कहते हैं, अशोक यही था उस समय का। हाँ, ये आधा घंटा सोता था नेपोलियन साहब। जो आधा घंटा सोते थे, आधा घंटा सोने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति नींद में प्रवेश करते हैं ना वो धीरे धीरे चढ़ता है और नींद एक पिक पर पहुंच करके अचानक से गिरता है। तो हर एक व्यक्ति को नींद को एक पिक तक ले जाना होता है, एक शिखर तक पहुंचाना होता है, और जैसे ही शिखर पर पहुंचा उसके बाद नींद कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अचानक से वो डाउन करता है। तो होता क्या है कि किसी किसी का धीरे धीरे जाता है और किसी का तेजी से जाता है। तो जब कोई व्यक्ति योग ध्यान करते हैं वो क्या करते हैं, अपना ये जो नींद में जाने वाला उसको क्या करता है, तेजी से पहुंचा देता है। तेजी से पहुंच जाइए, आप रिलैक्स हो गए। ये नहीं कि 6 घंटा चाहिए या 10 घंटा चाहिए, बस उसको इस पिक तक जाना होता है। आप तेजी से पहुंचा दीजिए, आपका नींद पूरा हो गया। आप ये मत रोइए कि हम आज 6 घंटा नहीं सो पाए, कि मास्टर बहुत साल से 4 घंटा सो रहा है,
उसके पीछे रीजन क्या है कि हम इस पर प्रैक्टिस किए हैं कि ज्यादा नींद तक हमको नहीं दे, जल्दी से गहरी नींद में प्रवेश करना है, फिर तुरंत उतर जाना है। तो नेपोलियन साहब मात्र आधा घंटा ही सोते थे, और आधा घंटा सोने का क्या मतलब है कि जल्दी से नींद लिया और फिर तुरंत उतर गया। बॉडी उतना ही रिलैक्स हुआ जितना 8 घंटा सो करके रिलैक्स होते हैं। ये सब व्यक्ति का अलग अलग होता है, ये ऐसे डिपेंड करता है। कुछ समय के बाद जैसे ही कभी कभी सुनते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, गार्जियन लोग बोलते होंगे माथा में भूसा भरा हुआ है क्या, माथा में पत्थर भरा हुआ है, ईटा पत्थर भरा हुआ है, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं जाती है। आप कहिए घबराओ नहीं, हाँ भरी हुई है। और कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ईटा पत्थर भरा हुआ है, बालू भरा हुआ है क्या, कि हाँ बिल्कुल भरी हुई है, लेकिन आपके दिमाग में भी भरी हुई है। कैसा बहुत बच्चा लोग लगता है बहुत ज्यादा पढ़ लिया है क्या। वहां पर देखिए होता क्या है कि ये जो पिनियल ग्रंथि यहाँ पर होती है दोनों आंख के बीच में, इंगला पिंगला जिसको सुषुम्ना कहते हैं, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, लोग यहीं से योग आसाराम बापू हो चाहे कोई भी बापू हो, ये क्या करते हैं बताते हैं कि यहाँ पे ध्यान लगाओ। तो जो ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है सबसे पहले नींद कंट्रोल करवाता है, ये पिनियल ग्रंथि पर करता है। वो पिनियल ग्रंथि क्या होता है, जैसे ही 12 साल पूरा होता है तो 12 साल पूरा होने के बाद उसमें कैल्शियम जमा होता है, और कैल्शियम सेंड सिलिका, कैल्शियम सिलिका का यहाँ पर जमाव हो जाता है। सिलिका मतलब बालू, जब बालू जमा होते हैं तो क्या बनाते हैं, पत्थर ना, वो पत्थर बनाते हैं। तो इसीलिए जो पिनियल ग्रंथि है उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है, उसको एक सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट जिस चीज से मिलता है वो सिलिका कैल्शियम के बने होते हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि तुम्हारे दिमाग में पत्थर भरा हुआ है, ये हाँ भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में भी भरा हुआ है, 12 साल के बाद ये पत्थर भर जाता है, उसको मजबूत करने के लिए होता है। ये पिनियल ग्रंथि को हम अलग से देख चुके हैं। अब ये जो आप देखिए वर्निकल एरिया, कभी कभी व्यक्ति रात में सोता है, किसी को चलने की आदत होती है, कोई सुने होंगे रात में चलता है उठ करके, आप लोग भी चलते हैं क्या है, कोई कभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए हुआ क्या कि जैसे इस वर्निकल एरिया का क्या काम है, ये कहा दरवाजा बंद करो, ब्रोका एरिया, वो चुप हो गया। उसके रात में जैसे सोने की बारी, पिनियल ग्रंथि अपना काम कर दिया, सेरोटोनिन मेलाटोनिन निकाला, सबको अब सोना है क्योंकि सारे फंक्शन ढीले कर दिए गए। ये वर्निकल कहेगा दरवाजा लॉक करो, तुम अभी तक बोले जा रहे हो, ये लॉक कर लेगा। फिर उसके बाद पूछेगा फ्रंटल से, तुम भी एरिया बहुत स्ट्रेस ले लिया माथा पे, उसको बंद करो, ये अपना दरवाजा लॉक किया। फिर उसके बाद बोला गैस्ट्रेटरी को बोला कि कोई स्वाद नहीं है, चुपचाप अब कल खिलाएंगे, वो भी दरवाजा बंद किया। ऑल्फैक्टरी लोग को बोला कि अब कोई स्मेल की जरूरत नहीं है, आराम से सो जाना है, ये भी दरवाजा बंद किया। ये जो है विजुअल एरिया, उसको भी बोला कुछ नहीं देखना है, आंख बंद करो, ढक्कन गिर गया, वो भी बंद हो गया। और ये वर्निकल जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपना तब भी काम करते रहते हैं। दिन भर में जितनी मेमोरी जमा हुई है उसको परमानेंट मेमोरी बनाते हैं। इसको देखेंगे कैसे परमानेंट बनता है, अगली क्लास में, आज नहीं बताएंगे। ये इसका पूरा काम कर रहा होता है। अब सब एरिया से क्या करता है कि अपना रिपोर्ट मांगता है। इससे पूछेगा विजुअल से दिन भर में कितने आदमी देखे, कहता है कि 200 तस्वीर थी, 200 तस्वीर को जमा किया। कितने के नाम पता है, कितने के नाम नहीं पता है, कहता है कि 10 लोगों के नाम पता है, बाद में क्यों अपरिचित है, कोई बात नहीं। जो परिचित है उसको परिचित वाले ढक्कन में डाला, और जो अपरिचित है उसको अलग ढक्कन में डाला। ये ऐसे था। अब यहाँ पे था, अब मान के चलिए कि जो बोरोका वाला एरिया था, अब यहाँ पर बातचीत हो रही थी, आप उससे पूछ रहे थे। जैसे दिन में हम चले गए थे, हम पूछ रहे थे कि ये व्यक्ति कौन है, उसका जानकारी मांग रहा है। रात में ऐसी जानकारी होती है, जब सोते हैं ना तो ब्रेन हमारा काम कर रहा होता है, सोता नहीं है। वो पूछ रहा था कि आज हम दाऊद इब्राहिम से मिले, और दाऊद इब्राहिम के बाद दाऊद इब्राहिम आपसे हाथ मिलाया और कहता है काफी अच्छे आदमी हो तुम, लेकिन मैं तो आतंकवादी बन गया। कोई बात नहीं है, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो या आसपास के कोई भी पड़ोसी तुम्हें तंग करे, ये नंबर रख लो मेरा, ये विजिटिंग कार्ड है, इस पर एक बार कॉल करा देना, उस व्यक्ति को धरती से उठा लिया जाएगा। ऐसे बात है। फिर वो आदमी आपको पूछता है, तो फिर आप पूछता है कि आपसे अगर कभी मेरी मुलाकात दोबारा होगी तो मैं आपको कैसे पहचानूंगा। तो दाऊद इब्राहिम कहता है कि तुम मुझे ऐसे पहचानोगे। हुआ क्या कि ये अपना मेमोरी बना रहा था उस व्यक्ति का, और उसी समय में जो कौन सा बुरोका एरिया था उसका दरवाजा पूरा बंद नहीं था, वो धीरे से खुल गया। जैसे ही खुल गया वो एक्टिव हो गया, जैसे ही बुरोका का एरिया खुला वो एक्टिव हो गया। बगल में जो व्यक्ति रात में सोते हैं कभी कभी बोलने की आदत होती है, अब यहाँ पर दाऊद इब्राहिम की बातचीत का परमानेंट मेमोरी बन रहा था। आपको दिन में बातचीत उससे मेमोरी बन रहा था, और उसी समय इस मेमोरी को जमा कर रहे थे परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी में जब जमा कर रहा था अचानक से इसका दरवाजा खुल गया और ये बोल उठा। जैसे रात में कोई व्यक्ति बगल में सोया हुआ है तो ये पूछता है कि तुम मुझे कैसे पहचानोगे। तो ये कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे पहचानूंगा। जैसे ही बगल में कोई व्यक्ति अचानक से उठ करके बोले, आप भी सोए हुए हैं, वो भी बगल में सोया हुआ है, व्यक्ति क्या करेगा, उठ करके भागे, भूत आया, भागो भागो भागो। होता कि नहीं होता है?
वास्तव में हुई क्या थी, उसका ब्रोका एरिया जो सोया हुआ था उसका दरवाजा खुल गया है, इसीलिए वो बोल रहे हैं। ये तो समझ गए कि रात में व्यक्ति बोल क्यों लेता है, बोलने के पीछे ये रीजन। और किसके साथ ये घटना घटती है, ये घटना घटती है सामान्यतः जो बहुत बोलते हैं, जैसे मास्टर लोग हो गए। मास्टर लोग के साथ ऐसी घटना होती है, लेकिन मेरे आपके मास्टर के साथ ये घटना नहीं होती है समझे ना। जो बहुत भर दिन बोलते रहते हैं ना, तो उसी पर कोई करेक्टर अचानक से हावी हो जाता है। कुछ किसी और को रहा था, उठ करके जवाब कोई और दे दिया, इसी वजह से यहाँ पर समस्या होती है। यहाँ पर इसको कहते हैं ब्रोका एरिया। लेकिन कभी कभी व्यक्ति जब सोता है, किसी के मुंह से लार आती है, सवेरे में देखे होंगे कि किसी व्यक्ति के मुंह से क्या होता है कि लार बहते रहता है। सामान्यतः किसी किसी को समस्या, वो क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि जिस व्यक्ति का जो टेस्ट वाला एरिया होता है बहुत डेवलप होता है। टेस्ट के लिए कौन जिम्मेवार था, गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप था, और ज्यादा गस्टेटरी एरिया था वो बहुत ज्यादा डेवलप था। उसको भी सुला दिया, लेकिन रात में था, अरे मेरा तो बगल वाला पड़ोसी क्या कहते हैं ताज होटल में बैठ के खाना खाया है, ये तो गुलाब जामुन खा के आए हैं। आप मन को समझाए कोई बात नहीं, कल तुम्हें खिला दूंगा, या इसको पैसे ज्यादा इसीलिए खा रहे हैं, पढ़ाई पर कम और खाने पीने पर ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। आपका मन क्या हो गया, थोड़ा देर के लिए शांत हो गया, लेकिन मन में लालसा तो बनी हुई है, वो खत्म नहीं हुआ। सबको सुला दिया, ये भर निकल जा करके सब सो जाओ। जब सब सो गया तो ये बेचारा को नींद नहीं आ रहा था, नींद नहीं आ रहा था। ये इधर जब नींद नहीं आता, इधर उधर लोग नहीं टहलते हैं, ये रात में दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके उधर टहल रहा था। तो उसी समय संजोग से क्या होता है कि बातचीत चल रही थी भर निकल का। ये पूछ रहा था कि कोई खाना टेस्ट वाला एरिया से भी पूछा, सब एरिया से बुला करके पूछा जाता है। वो जाकर के बोल लेते आज तो गुलाब जामुन व्यक्ति खा रहे थे, और ये सब अपना पूरा कहानी चल रहा था। जैसे ही गुलाब जामुन का ये नाम सुना, अरे फिर से गुलाब जामुन की चर्चा हो रही है। ये अपना सलेभा को जगाया, ये जाकर के इसके अंदर में चल रहा था सलेभा, जो लार ग्रंथि है। वो जा पर तुम सो क्या रहे हो, इधर देखो खाने पीने की बात चल रही है। वो बोला अच्छा क्या काम करना है, तो उसका सलेभा का क्या काम होता है, सलेभा का काम होता है लार निकालना। वो लार निकालना प्रारंभ कर दिया। तो वहां पर क्या हो गया, व्यक्ति तो सोया हुआ है, लेकिन सलेभा अपना काम कर रही है, वो लार निकालना शुरू कर दी है। और जो लार होते हैं मुंह में भर जाते हैं, व्यक्ति थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, मुंह फैला, वहां से लार सबके सब बगल में गिर गए, और देखते हैं सवेरे में चिपका हुआ है। होता कि नहीं होता, तो इसीलिए व्यक्ति के मुंह से क्या होती है, लार आती है। दो चीज क्लियर हो गया कि रात में व्यक्ति बोलता क्यों है, मुंह से लार क्यों आती है, और तीसरा रीजन देखिए है कि कोई व्यक्ति चलता क्यों है रात में। सब सोया हुआ था, इसी तरह का काम हो रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते थे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब जो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है वो आपकी इच्छा से चलेगा। रात में पता चला कि कहीं पर जाना है, या क्लास का समय हो गया, सोए हुए थे, पता चला कि अरे क्लास का टाइम हो गया है, समय से नहीं जाएंगे, मास्टर कुछ बोल सकता है। तो आप जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर ये बात पता चली, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर तुरंत मांसपेशी को आदेश देता है कंप्रेशन करो और फिर रिलैक्सेशन करो, कंप्रेस्ड एंड रिलैक्स, कंप्रेस्ड एंड रिलैक्स। तो पैर थे पलंग पर सोए हुए थे, पैर ऐसे था हमारा, फिर कहा कि कंप्रेस्ड करो, पैर मुड़ा, फिर कहता रिलैक्स हुआ, पैर जमीन पर उतरा, फिर उसके बाद कहता कि फिर कंप्रेस करो, फिर कंप्रेस किया, फिर रिलैक्स करो, एक कदम आगे गया, फिर कहता कि फिर कंप्रेस करो, फिर रिलैक्स करो, कंप्रेस करो, रिलैक्स करो, समझे ना। आप अचानक से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन ये तो भर निकल तो सबको सुला के रखा था, आंख बंद था, सारे एरिया बंद थे, आप चलते जा रहे थे। सामने में दरवाजा पड़ गया, एक टक्कर मारे जोर से, जैसे ही जोर का टक्कर मारा सब जाकर के हड़बड़ा गया, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तुरंत आंख का नींद खुला, सारे एरिया का दिखता, अरे सामने में तो दरवाजा खड़ा है। कहता है तुम गलत एरिया पर आ गए थे, जाओ फिर से लौट करके सोने जाओ। मतलब क्या होता है कि जब पैर की जो मांसपेशियां होती है अचानक से काम करना शुरू कर दी, कंप्रेस एंड रिलैक्स करने लगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सब तो सोया हुआ रहता है, लेकिन पैर चलना शुरू करता है। अगर इसकी समस्या हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये चीज है, यहाँ पर आप लोग समझ गए हैं। इसी को कहते हैं हम लोग वर्निकल एरिया कहते हैं। ये गस्टेटरी एरिया हो गया, ऑल्फैक्टरी लोब हो गया, उसके बाद फ्रंटल एरिया हो गया, ब्रोका एरिया हो गया, विजुअल एरिया हो गया, और सेरिबेलम हो गया। सेरिबेलम को थोड़ी देर के बाद बताएंगे, नोट कर लीजिए। फ्रंटल एरिया, फ्रंटल किससे संबंधित होगा, व्यक्तित्व से, इच्छा शक्ति से, पर्सनैलिटी से, विल पावर से। जो चंदन टीका विल पावर वाले ना लोग लगा रहे थे, लिखिए पहला पॉइंट करते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी एंड विल पावर। यह व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, या व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, भावना
और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। भावना और बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी, विल पावर एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंसी के लिए जिम्मेदार होता है, के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल हो गया। लिखते हैं उसके नीचे में ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब को लिखेंगे। ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब का क्या काम था? ये जो निकला हुआ है टेस्ट, सुगंध लिखिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। गंध या सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। गंध या सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। गंध या सुगंध के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए, ब्रोका एरिया, ब्रोका एरिया। आप लोग श्वसन तंत्र में याद करिए, लैरिंग्स फैरिंग्स बताए थे आप लोग को। लैरिंग्स की चर्चा किए थे और वहीं पर हम लोग साउंड बॉक्स की चर्चा किए थे। व्यक्ति का अगर जुबान खराब था तो तुतला रहा था, जुबान छोटा था तो शब्द क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जिसके जुबान लंबे थे शब्द को बहुत लंबा उठा रहा था। ये पढ़ चुके थे। लेकिन कोयला मूवी देखे थे कि शाहरुख खान में क्या किया गया था? मुंह में कोयला डाल दिया गया था, जिस वजह से उसका जुबान जला था, साउंड बॉक्स नहीं जले थे। इसलिए गूंगा व्यक्ति भी चिल्ला सकता है, शब्द नहीं बना सकता है। ये दो समस्या देखे थे। अब जुबान भी सही है, साउंड बॉक्स भी सही है, उसके बावजूद भी व्यक्ति गूंगा हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? आपका जो ब्रोका एरिया है वो खराब हो चुका है। क्योंकि ये क्या करते हैं? ब्रोका एरिया ही होते हैं जो आदेश देते हैं किस चीज को? लैरिंग्स को, कि तुम साउंड क्रिएट करो, और जुबान को आदेश देते हैं कि तुम इतना हिलो, तब जाकर के शब्द का उच्चारण होगा। लेकिन किसी कारण से व्यक्ति का ब्रोका एरिया खराब हो गया, एज ज्यादा हो गया, व्यक्ति का 70-80 साल उम्र हो गया है। बूढ़े लोगों का देखिएगा और कहेगा अरे 2 महीना से कुछ बोल ही नहीं रहा है, 2 महीना से कुछ बोल ही नहीं रहा। इसके पीछे क्या मतलब है? उसका जुबान अभी भी सही है, उसका साउंड बॉक्स लैरिंग्स अभी भी सही है, लेकिन खराबी कहां पर है? ब्रोका एरिया में। ब्रोका एरिया खराब हो चुका। मास्टर कुछ भी बोल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो मास्टर का सबसे ज्यादा भी वर्निकल एरिया काम कर रहा है। वर्निकल एरिया सारी सामग्री को ला करके जमा कर रहा है। आंख को बोल रहा है कि अपना फोकस इधर करो। अगर ऐसा नहीं होता तो मास्टर इधर देख करके पढ़ा रहा होता। और कुछ आपको समझ चुके हैं? यहाँ जो आपकी ओर है, देखिए वर्निकल का कितना काम, कितना आदमी से कांटेक्ट करके रखा है। कहा कि आई कांटेक्ट सामने रखो। हाथ को भी कहता है, जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको कहता है कि तुम भी हाथ का अपना कुछ ना कुछ एक्शन किया करो। फिर कहता है कि यहाँ पर लिख भी दिया करो। आंख को भी कहता है कितना तेजी से काम हो रहा है। फिर उसके बाद जो मेमोरी मेरे पास दिमाग में पहले से थी, जो मेरे पास जानकारी थी, उसी मेमोरी को अटैच किया हुआ, एकदम वायर से कनेक्ट करके रखा है। वहां पर जितना चीज तुम पढ़ करके आए हो, मुंह को आदेश देता, देखते जाओ। आंख को कहता है वहां भी देखो, यहाँ भी देखो। उस पर जितना चीज तुमको नजर आ रहा है, मुंह को कहता है उस सारी चीज को सुनाते जाओ। मतलब मेरा जो ब्रोका एरिया बोल रहा है वो वास्तव में वर्निकल एरिया के अंडर काम कर रहा है। और वर्निकल एरिया जितनी भी मेमोरी थी पहले की, वो लाता है इसके पास, मुंह शब्द निकालते हैं। और जो ब्रोका एरिया होता है, मुंह को भी आदेश दिया, जुबान को भी आदेश दिया और लैरिंग्स को भी। मतलब ये ब्रोका इसको कंट्रोल कर रहा है, तीनों लोग को। और जो वर्निकल हैं वो ब्रोका को कंट्रोल कर रहे हैं, विजुअल को कंट्रोल कर रहे हैं, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यक्ति अपना आवाज निकाल रहा है, समझे ना? तो ये जो विजुअल एरिया, ब्रोका एरिया होता है, ये अगर खराब हो जाए तो जुबान और लैरिंग्स अच्छे रहने पर भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है। तो बूढ़े लोग अगर नहीं बोलते हैं अचानक से, उसके पीछे इसकी इलाज करवाइए। अगला रीजन लिखिए। स्पीकिंग या बोलने के लिए जिम्मेदार होता है ब्रोका। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीकिंग, या बोलने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए अब लिखते हैं वर्निकल एरिया। वही आ गया वर्निकल। हाँ, इट इज हाईली इंटेलिजेंस एरिया। यह सबसे अधिक बुद्धिमत्ता का क्षेत्र होता है। हाईली इंटेलिजेंस एरिया, यह सबसे अधिक बुद्धिमत्ता का क्षेत्र होता है। हाईली इंटेलिजेंस एरिया। अगला गस्टेटरी एरिया। गस्टेटरी एरिया
गस्टेटरी एरिया लिखते हैं फॉर टेस्ट के लिए जिम्मेवार होता है, फॉर टेस्ट के लिए जिम्मेवार होता है। विजुअल एरिया किस चीज के लिए जिम्मेवार था? देखने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर देखने के लिए जिम्मेवार होता है। विजुअल एरिया देखने के लिए जिम्मेवार होता है। करेंगे क्या, यहां पर एक लाइन लिख लीजिएगा तो ऑल फैक्ट्री लोब के पास एग्जाम्पल वहां पर लिख लेंगे डॉग फिश और डॉग का मतलब जो सामान्य देख रहे हैं इधर सामने में घूम रहा है वो डॉग हो गए, कुत्ता उसको कहते हैं, और जो डॉग फिश है उसको शार्क मछली कहते हैं। वहां पर लिख देंगे शार्क को डॉग फिश भी कहा जाता है। इस दोनों का ऑल फैक्ट्री लोब क्या होता है? बहुत अधिक डेवलप होता है, बहुत अधिक डेवलप होता है। चलिए लिखते हैं जो ब्रेन का 3 भाग लिखे थे, अभी ब्रेन के अंदर में कौन कौन लोग थे उसको हम बता दिए हैं। ब्रेन का जो 3 भाग है, सबसे पहला था सेरिब्रल हेमिस्फीयर, फिर था हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लंगोटा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सारी वॉलेंट्री एक्शन, मतलब जितने भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, तो लिखेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिखते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री एक्शन, सेरिब्रल हेमिस्फीयर सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको? वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी लिखाना पड़ेगा कि वॉलेंट्री एक्शन क्या है, ऐच्छिक क्रिया, सब कुछ समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। दूसरा लिखते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लिखते हैं भूख प्यास, थ्रस्ट होता है प्यास का, भूख प्यास लिखते चलेंगे, हिंदी इंग्लिश बस कॉमा कॉमा मारते चलिए। भूख प्यास स्वभाव, स्वभाव, शरीर का तापमान, कॉमा कॉमा, शरीर का तापमान, भावनाएं, 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 उसके बाद है क्रोध, क्रोध, ईर्ष्या, ईर्ष्या, प्रेम, लिख लेंगे ना कॉमा, प्रेम, ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, 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 नफरत, नफरत और समस्त भावनाएं, ऑल फीलिंग्स के लिए जिम्मेवार है। उसको लिख सकते हैं भूख प्यास तापमान स्नेह नफरत, जितना चीज है, इच्छा तितिक्षा जिज्ञासा अभिलाषा, जितना चीज सब, क्रोध घृणा प्रेम स्नेह सब। आप किसी को लिख करके आते हैं 143 143 किसी को लिख करके आते हैं, ये किसके कारण लिखते हैं? कौन आपको प्रेरित किया है? हाइपोथैलेमस। राष्ट्रपति इसका प्रयोग करता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। 143 अनुच्छेद में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को बोलता है और सुप्रीम कोर्ट इसको सलाह देते हैं। 143 ये है ना, यहां पर 1 लेटर 4 लेटर और यहां पर 3 लेटर। 143 अनुच्छेद में स्पेशल लिखा हुआ ये चीज कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, तो राष्ट्रपति जी प्रयोग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये चीज है। तो जब भी इस चीज का प्रयोग करते हैं तो कौन आपको प्रेरित कर रहा था? हाइपोथैलेमस। भावुक हो चुका था, अब पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, रेंज क्या कहते हैं, और लैला मजनू अलग थे, अब दूसरा तो आपको ही बनना है। इसके लिए कौन प्रेरित करता है? यही सब एरिया को ब्लॉक कर दे रहा है, क्योंकि अनैच्छिक को भी कंट्रोल कर लेता है, दोनों चीज को। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल, ठीक है आगे। हाँ, सेरिब्रल में एक लाइन और लिख लीजिएगा तो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक लाइन और लिखेंगे, यह इच्छा शक्ति, सेरिब्रल में ही यह इच्छा शक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्मृति किसी को याद नहीं करते हैं, स्मृति तथा सुनने और देखने का भी स्मृति केंद्र होता है। सुनने और देखने का भी स्मृति केंद्र होता है, क्योंकि वो सब के सब एरिया हम देख रहे हैं वहां पर ब्रेन में। क्योंकि इच्छा से न सुनते हैं कि ऐसा थोड़े होता है कि कह दीजिएगा कि नहीं हमको नहीं सुनना है, अंदर से बंद कर दिया कि नहीं सुन पाएगा तुम, ये आपकी इच्छा है। देखना भी आपकी इच्छा है, मन हुआ तो हम देखेंगे आपको, नहीं मन हुआ आंख बंद रहेगा, मेरी इच्छा पर है। इसलिए सुनना देखना ये सब के सब ऐच्छिक है, तो इसीलिए किसमें आएंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हाँ हेमिस्फीयर में। अब लिखते हैं तीसरा का क्या नाम था, मेडुला ऑब्लंगोटा। मेडुला ऑब्लंगोटा, या एक चीज और छूट गया, पीनियल पहले लिख लीजिए, तब मेडुला समझाया नहीं है इसलिए नहीं लिखाएंगे उसको। पीनियल ग्रंथि, पीनियल का है, अभी 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, सेरिब्रल पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस पढ़ चुके हैं, 2 हुआ है। अभी बीच में पीनियल देखेंगे, तब तीसरा भाग को देखेंगे। पीनियल ग्रंथि या पीनियल का ये बता दिए हैं, किस चीज के लिए जिम्मेवार था, हाँ देखिए, इट इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, यह एक अंतस्त्रावी ग्रंथि है। इट इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, ये कल पढ़ेंगे इंडोक्राइन को, अंतस्रावी, यह एक अंतस्त्रावी ग्रंथि है, एंड इट इज सेक्रेट सेराटोनिन एंड मेलाटोनिन, और यह सेराटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। सेराटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। मेलालिन मत लिखेंगे, मेलालिन दूसरा चीज है, मेलाटोनिन, सेराटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेट करती है, स्राव करती है। किस चीज के लिए जिम्मेवार था, नींद और मूड। लिखिए, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप एंड मूड, और यह नींद और मूड के लिए जिम्मेवार होता है, नींद और मूड के लिए जिम्मेवार होता है। हाँ, अगला पॉइंट, आफ्टर 12 ईयर, 12 वर्षों के बाद, इन दिस स्ट्रक्चर, आफ्टर 12 ईयर इन दिस स्ट्रक्चर कैल्शियम डिपोजिटेड, 12 वर्षों के बाद इसमें कैल्शियम का जमाव प्रारंभ हो जाता है, Therefore it is called ब्रेन सैंड, इस कारण से इसे मस्तिष्क की रेत कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि मस्तिष्क का रेत किसको कहते हैं। मस्तिष्क का रेत पिनियल को कहते हैं, मस्तिष्क का रेत कहते हैं। चलिए अगला लिखते हैं अब सेरिबेलम, अंतिम स्ट्रक्चर है सेरिबेलम। सेरिबेलम कोई बताएंगे किस चीज के लिए जिम्मेवार होता है। सेरिबेलम जो होता है, देखिए सेरिबेलम एक स्ट्रक्चर देखे ना यहाँ पे, ये जो सेरिबेलम होता है ये आपको संतुलन बनाता है। आप जो सीधे चल पा रहे हैं उसके पीछे कौन जिम्मेवार है, सेरिबेलम। आपके शरीर को सीधा कंट्रोल, आपको बैलेंस में रखता है। तो बच्चे का जो सेरिबेलम होता है वो शुरुआत में सीखते हैं और सीखने के बाद क्या होता है कि फिर उसको कंट्रोल करके चलता है। जैसे शुरुआत में देखें कि कोई व्यक्ति क्या होता है, ब्रेन को बस 2 कारण से बढ़ा सकते हैं। एक क्या है कि आप एक्सपीरियंस बढ़े, आपका प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। जैसे हम जिस विषय को अभी पढ़ा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे ही फ्लो में 10 साल के बाद पढ़ाएंगे? 10 साल के बाद बटन दबाना होगा और क्या बोलना है कितना बोलना है वो अपना नपा तुला हुआ। इसे अभी भी नपे तुलल है, हर एक बैच में उसी तरह से बोलते हैं।
एक ही बात को बोलना होता है, वो जो नब टूट गया, क्योंकि इतना बार प्रैक्टिस कर दिए हैं उसको। आप भी इतना बार पढ़ लीजिए, आप एकदम इत्मीनान से पढ़िए कि अब ये होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ब्रेन को या तो विकसित कर लेंगे या नहीं तो ब्रह्मणी के जल खिलाना होगा। ब्रह्मणी का जल कहाँ मिलेगा? कैलाश पर्वत पर जाना होगा खाने के लिए, जहां शंकर जी अकेले खाते हैं, किसी को खाने ही नहीं देंगे। और जैसे ही जाइएगा फिर त्रिशूल नाग से आपकी। अब यहां पर देख रहे थे सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल करता है। तो बच्चा जो बचपन में होते हैं वो बैलेंस होकर चलना सीखते हैं, और जब आप बैलेंस होकर के चलना सीखते हैं तो कुछ समय के बाद, जैसे हम लोग का एक एक्सपीरियंस हो गया है कि हम लोगों को कोई पंख उंख तो नहीं दिया है कि हम दो पैरों पर चल पाए। सभी प्राणियों में दो पैर पर कौन चलते हैं? मानव। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे वेल डेवलप किसका होता है? सेरिबेलम। मनुष्य का सेरिबेलम सबसे वेल डेवलप होता है, इसलिए दो पैर पर चल लेता है। क्या हाथी चलेगा दो पैर पे? कुत्ते चल पाएंगे? एक इधर न्यूज में आया था, एक बकरा चल रहा था दो पैर पे, उसका दो पैर ही नहीं हुआ, तो बाद में अपने सेरिबेलम को डेवलप किया और अंतिम में दो पैर पर चल के दिखाया था बकरा। न्यूज में आया था कुछ दिन पहले। दो मतलब पैर ही नहीं थे किसी कारण से, जेनेटिक कारण से। अब उसके बाद हम देखते हैं एक पेंगुइन होती है। पेंगुइन देखेंगे, पक्षी होती है, पेंगुइन पक्षी आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो पेंगुइन होती है ना वो भी दो पैरों पर चलती है, लेकिन जहां पर वो डिसबैलेंस होती है वहां पर अपने पंख फैला करके बैलेंस करती है, अपने आप को कंट्रोल करती है। तो पेंगुइन भी दो पैर पर चलती है, लेकिन उतना वेल डेवलप नहीं है जितना मनुष्य का सेरिबेलम वेल डेवलप होता है। इसको नुकसान एक ही आदमी से, उसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल से इसको बहुत नुकसान है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अल्कोहल लेता है सेरिबेलम काम करना बंद कर देते हैं, और जब सेरिबेलम काम करना बंद हो जाएगा तो चलना था इधर, जिधर जाए उधर ही लुढ़क जाता है, इधर बढ़ रहा था उधर लुढ़क गया। मतलब क्या है कि अब वो कंट्रोल हो रहा है, सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा था अभी तक, सेरिबेलम को काम करने ही नहीं दिए। तो फिर कहा कि जाओ, गिरना है तो गिरो, नाला में जाना नाला में जाओ, हमको क्या है हमको डिस्टर्ब करे, जिधर जाना तुम अपना बढ़ते जाओ। तो सेरिबेलम शराब अल्कोहल लेने से उसको क्या कर देता है? कंट्रोल नहीं हो पाता है, हाँ, उसको काम करना बंद कर देता। चलिए नोट करिए, सेरिबेलम इट इज कंट्रोल बैलेंस ऑफ द बॉडी। यह शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, यह शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है, शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। अगली बात, अल्कोहल इसके कार्य प्रणाली को खराब कर देते हैं। अगला पॉइंट, अल्कोहल इसके कार्य प्रणाली को खराब कर देते हैं। अल्कोहल क्रिएट प्रॉब्लम इन द वर्किंग ऑफ सेरिबेलम। कार्य प्रणाली को खराब कर देते हैं। चलिए अंतिम लिखते हैं, मेडुला ऑब्लंगोटा। तीन भाग था ना मस्तिष्क का, सबसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हाइपोथैलेमस और फिर उसके बाद है मेडुला ऑब्लंगोटा। तो ये तीसरा अब लिखना, मेडुला। बीच में क्या बता दिए? जो ब्रेन का जो मुख्य स्ट्रक्चर था। लिखते हैं मेडुला ऑब्लंगोटा किस चीज के लिए? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनवॉलेंटरी एक्शन। यह सभी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, जैसे हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, श्वसन रिस्पायरेशन, श्वसन रिस्पायरेशन, डायफ्राम की गति। डायफ्राम देखे थे ना, यहाँ था डायफ्राम। वो थोड़े बोलता है कि हम कहेगा तब फैल के सांस भेजेंगे या छोड़ेंगे। डायफ्राम की गति, डायफ्राम को डायफ्राम ही कहते हैं। डायफ्राम की गति, डायफ्राम की गति। उसके बाद एंजाइम्स और हार्मोन इत्यादि, एंजाइम्स एंड हार्मोन एटसेट्रा। आज के लिए यहीं पर रखा जाता है।